हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। हमारी ये स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ जो नया फीचर आया है हाइप करने का, तो वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा और साथ ही सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और स्टोरी की शुरुआत में हमें काफी ज्यादा डरावने मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है, जिसके सिर के ऊपर काफी ज्यादा भयानक सी आंखें बनी हुई थी और काफी ज्यादा भयानक सा उसका चेहरा था। ये ईयर 2047 चल रहा था, जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने इंसानों के ऊपर हमला करना चालू कर दिया था। हमें आर्मी के कई सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपने हथियारों से उन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मारने की कोशिश में लगे हुए थे, पर एक मॉन्स्टर हमला करता है और एक सोल्जर का सर कटकर उसके शरीर से अलग हो जाता है। दूसरे का शरीर बीच में से पूरी तरह से कट गया था और इसी तरीके से वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और उसके सामने के कई सारे सोल्जर्स को एक एक कर मार देता है। बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा थके हुए थे। एक लड़का ये देखकर काफी ज्यादा डर चुका था कि उसके अंदर जरा से हिम्मत नहीं बची थी। वो कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और जैसे वो मॉन्स्टर्स के टेंटिकल्स आकर उसे मारते तभी अचानक ही एक आदमी उसके सामने आ जाता है, जो कि अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के सभी टेंटिकल्स को काट काट कर उस लड़के को यहाँ पर बचा लेता है। वो मॉन्स्टर दर्द में कर्राने लगा था और गुस्से में आकर वो फिर से उस लड़के के ऊपर अपने टेंटिकल से हमला कर देता है। ये देखकर वो लड़का अपनी तलवार को घुमाता है और काफी आसानी से उन सभी टेंटिकल्स को काट कर उन सभी को अलग कर देता है। और ऐसा एक भी अटैक नहीं था जो कि यहाँ पर उसको यहाँ पर कुछ भी नुकसान पहुंचा सके। इसके बाद ऊपर से एक टेंटिकल आता है, पर वो ये देखकर जल्दी से अपनी पिस्टल निकाल कर उसे शूट कर देता है, जिससे वो यहाँ पर खत्म हो गया था। और सबके बाद वो उस लड़के से कहता है तो चलो खड़े हो जाओ, हमें और आगे बढ़ना है। और ये कमांडिंग इन चीफ है और हमारा एमसी भी, जिसका नाम हांग सियोंग है। वो लड़का कहता है कि ठीक है और अपनी बंदूक उठाकर वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना चालू कर देता है। सोंग भी अपनी तलवार को मॉडिफाई करता है और इसे पूरी तरह से रेडी कर आगे बढ़ना चालू कर देता है। और बताया जाता है कि इंसानियत मॉन्स्टर के खिलाफ एक डेकेड से भी ज्यादा से एक जंग के अंदर लड़ रही है और अब ऐसी कई सारी लड़ाइयों के खत्म हो जाने के बाद अब बस केवल कुछ ही हैं जो कि यहाँ पर बचे हुए हैं और हमारा गोल है कि हम आखिर तक जरूर पहुंचे। और ये कहते हुए वो उस मॉन्स्टर के ऊपर जो कि उसके ऊपर हमला करता है उसके ऊपर निशाना लगाकर वहाँ पर उसे मारने की कोशिश करने वाला था, पर अचानक ही उसके सामने एक मैजिकल सर्कल ओपन हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। ये चीज उसने पहली बार अपने सामने देखी थी। वो कंफ्यूजन के साथ कहता है कि आखिर आगे ये क्या है, और अचानक ही वो बैटलफील्ड से वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद बंदूक थी जो कि वहाँ पर गिर गई थी और वो लड़का अपने कमांडिंग ऑफिसर को वहाँ से गायब होते हुए देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर आखिर आप कहाँ चले गए। फिर हमें कई सारी चेंज दिखाई जाती हैं जहाँ पर सॉन्ग का नाम लिया जा रहा था। कुछ रस्सियों ने उसका गला यहाँ पर जकड़ा हुआ था और हमें यहाँ पर उसे कई सारी मैजिकल चेंज के अंदर बंधा हुआ दिखाते हैं, जैसे कि उसे यहाँ पर कैद कर रखा गया हो। उसके सामने कुछ केव वाले लोग थे जो कि कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि सच में हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो कि ये दूसरी दुनिया का हीरो है जिसके बारे में हम लोगों ने सुना हुआ है। लोग इसी तरीके की बात है उसके बारे में कर रहे थे, पर सॉन्ग काफी कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर ये चमकती हुई चेंज का क्या मतलब है और आखिर आखिर मैं कहाँ पर हूँ। एक बूढ़ा आदमी अपनी हुडी को हटाते हुए कहता है कि दूसरी दुनिया के हीरो तुम्हारा एम्पायर के अंदर स्वागत है। भले ही हम लोगों को ये चीज पता है कि ये चीज काफी ज्यादा अचानक है, पर हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हें डीमन लॉर्ड को हराने के लिए बुलाया है जिससे तुम हमारी इस दुनिया को बचा सको। सॉन्ग कंफ्यूज था, क्या डीमन किंग। वो गुस्से में कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर ये क्या बकवास कर रहे हो और आखिर तुम लोग कौन हो, आखिर मैं कहाँ पर हूँ। और अभी इस तरीके की बकवास के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे अभी कोरिया के अंदर होना चाहिए था। पर तभी वो उस बीच में ही टोकते हुए उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, और वो यहाँ पर ओथ ऑफ रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो यहाँ पर सॉन्ग को काबू में कर सके। इससे सॉन्ग को बहुत बुरी तरीके से बिजली का झटका लगता है, जिस वजह से उसकी आत्मा यहाँ पर सहर चुकी थी। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि रेजिस्ट करने की कोशिश भी मत करना, ये मैजिक तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक तुम मेरी बातों को यहाँ पर अच्छी तरीके से मान जाओगे। पर सॉन्ग इस दर्द की वजह से बहुत बुरी तरीके से सहम चुका था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खांसते हुए सोचता है क्या शांति से, पर आखिर ये शांति तो बिल्कुल नहीं लगती। और वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि प्लीज डीमन लॉर्ड को हरा दो और साथ ही हमारे एम्पायर की रक्षा करो। और ये कहकर वो उसके पास एक तलवार फेंकता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी आगे कहता है कि अगर तुम शायद ऐसा कर देते हो तो मैं फिर से तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल दुनिया के अंदर भेज सकता हूँ, तो क्या तुम हमारी इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे। और ये कहते हुए उसकी आंखें यहाँ पर चमक रही थी, जैसे कि उस रिक्वेस्ट के पीछे बस एक तरीके का ऑर्डर है जिसे यहाँ पर ओबे ना करने पर सॉन्ग को यहाँ पर मार दिया जाएगा। इसलिए इसके बारे में थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो आंखों में आंसू भरते हुए कहता है कि ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद सॉन्ग अपने बारे में बताता है कि जिसे एक दूसरी दुनिया के अंदर यहाँ पर समन किया गया था जिससे वो यहाँ पर फिर से लड़ाई कर सके, जिसे एम्पायर के अंदर दूसरी दुनिया के हीरो के नाम से जाना जाता था। मैं बिना रुक के काम करता रहा, मैं काउंटलेस एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर फुलफिल करता रहा और मैंने बार बार उन सभी को खत्म किया और मैंने एम्पायर की जितनी भी एंडलेस रिक्वेस्ट थी उन सभी को एक एक करके पूरी तरह से फिल किया। 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल मैंने अपना पूरा बचपन यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया जिससे मैं डीमन किंग वेलवरो को यहाँ पर खत्म कर सकूं। पर आखिर में मैं सच में
यहाँ पर फ्री हो गया हूँ। मैं हर रात बस यही सपना देखता हूँ कि एक बार जब मैं घर लौटूंगा तो आखिर मैं क्या करूंगा। और उसके बाद हमें उस बूढ़े आदमी का सीन दिखाते हैं जो कि सॉन्ग से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा अगला मिशन बता रहा हूँ। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है कि पर हम लोगों के बीच में ये प्रॉमिस नहीं हुआ था। पर वो बूढ़ा आदमी आराम से अपनी ड्रिंक को एंजॉय करते हुए कहता है कि द डीमन किंग को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि तुमने एम्पायर की यहाँ पर रक्षा कर ली है। इसके अलावा ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो कि एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सभी को भी खत्म करना जरूरी है। हम लोग किसी और खतरे के रिस्क को यहाँ पर आगे बढ़ने नहीं दे सकते और तुम्हें तो बस अब इस एक ही खतरे को जो कि एम्पायर के ऊपर है उसे यहाँ पर खत्म करना है। और उसके सामने एक सुनहरे बालों वाले लड़के की फोटो थी जिससे वो कहता है कि बस इसे खत्म कर दो, जिसके बाद आखिरकार तुम फ्री हो जाओगे। बस हम लोगों की थोड़ी सी और मदद करो, क्यों तुम ऐसा कर सकते हो ना। और ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। सॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी गर्दन यहाँ पर चमकना चालू हो गई थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो सोचता है कि कुत्ता जिसके गले में कॉलर बंदी हो उसके पास यहाँ पर चुनने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता और इसलिए उसे उस कमीने के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो कहता है कि बस आखिरकार ये सब आखिर में यहाँ पर खत्म हो जाए। हमें टेटोनिया नाइट किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा खतरनाक सी लड़ाई चल रही थी। सॉन्ग आखिरकार अपनी तलवार से उसको यहाँ पे पूरी तरह से छलनी छलनी कर देता है, जिस वजह से वो दर्द में यहाँ पर उससे कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा नहीं लगता कि तुम एक काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ हो। तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान था। वो कहता है कि पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। सर बैडल प्लीज मुझे माफ कर देना। वो कहता है कि तुम दूसरी दुनिया की हीरो हो। सॉन्ग मैंने सही कहा ना। सॉन्ग तुम्हें इस तरीके से मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी ही तुम्हें भी इसी तरीके से यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। जैसे सॉन्ग ये सुनता है तो वो ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज सा रह गया था और वो कहता है कि अब आखिरकार ये खत्म हो गया तो मैं आखिरकार सच में अपने घर जा सकता हूँ। पर वहीं हमें उसके पीछे एक आदमी को दिखाते हैं जो कि उसके पीछे आ रहा था और वहीं वो गोल्डन थ्रेड्स को खींचना चालू करता है जिससे यहाँ पर सॉन्ग का गला जोर से दब गया था, जिस वजह से उसको दर्द हो रहा था और उसके मुंह से खून आना चालू हो गया था। और वो आदमी अपनी तलवार को उसकी छाती के आर पार करते हुए कहता है कि दूसरी दुनिया के हीरो तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया। और वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा शौक और हैरान सा रह गया था। सॉन्ग उसको देखकर कहता है क्या काउंट। वो कहता है कि सॉन्ग तुमने सच में इन सालों में काफी ज्यादा कमाल की लड़ाई लड़ी है। तुमने एम्पायर के लॉयल हंटिंग डॉग बनकर काफी अच्छे तरीके से सर्व किया। मैं एक ग्रेट जनरल जो कि एक होली नाइट भी है तुम्हें सच में एक्नॉलेज करता है। और सॉन्ग मरते हुए कहता है इसका मतलब ये सारी चीजें शुरुआत से ही पूरे से झूठ थी। तुम लोग कभी भी मुझे घर भेजने के बारे में प्लान ही नहीं कर रहे थे। तो ड्यूक अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहता है क्या कर हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, वैसे भी एक शिकारी कुत्ते को बस काटना ही आता है और कुछ नहीं। सॉन्ग तुम्हें अलविदा। और ये कहते ही सॉन्ग जमीन पर गिर गया था। सॉन्ग मरते हुए सोचता है कि मुझे लगा ही था कि वो लोग मुझे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देंगे, पर फिर भी डैम इट मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैं कभी भी इस तरीके की बेइज्जती को नहीं भूलूंगा। तुम्हारे इस घटिया से एम्पायर को इसकी कीमत चुकानी होगी पूरी तरह से तबाह होकर। और हमें बताया जाता है कि उस रात एक जिंदगी ने अपनी आंखें बंद करी थी पर दूसरे ने अपनी आंखें खोली थी। और हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है और चिल्लाने की आवाज आती है कि बधाई हो तुम्हें लड़का हुआ है। एक सुनहरे बालों वाली औरत सच में अपने बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश और उससे कहती है कि मेरा प्यारा बच्चा मैं तुम्हारी माँ हूँ। और हमें उसके साथ में एक काले लंबे वाले आदमी को दिखाते हैं जिसके साइड में वही सुनहरे बालों वाली औरत वहाँ पर बैठी हुई थी जिसकी आंखों में आंसू थे। हमें एक आवाज आती है कि आखिर ये लोग कौन है, मैंने कभी भी इनकी शक्ल अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी। और काफी देर तक सोचने के बाद सॉन्ग को याद आता है कि हाँ बिल्कुल मुझे याद आ गया ये इंसान तो। और हमें उस काले बालों वाले आदमी के बारे में बताया जाता है कि वो कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट नेक्रोमेंसर है और साथ ही ब्लैक मेज भी जिसका नाम ड्यूक सक्सेन है। इसका मतलब ये जगह ये एम्पायर का हेडक्वार्टर है जहाँ पर फॉरबिडन मैजिक को इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम नेक्रोपोलिस है, जिसे लोग ब्लैक टावर के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब वो स्टोन ऑफ रीइंकार्नेशन जो कि बस एक ही बार काम करता है वो सक्सेसफुली वहाँ पर एक्टिवेट हो गया था। और वो स्टोन ऑफ रीइंकार्नेशन के बारे में बताता है जिसको वो हमेशा से छुपाकर अपने पास रखे हुए था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो इस डॉग लीच को यहाँ पर तोड़ना चाहता था। और ये बॉडी जिसके अंदर उसने अब यहाँ पर जन्म लिया है ये पूते से उसकी किस्मत के ऊपर था। पर अगर मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पर सक्सेन ड्यूकल फैमिली के अंदर फर्स्ट रीबॉर्न हुआ हूँ जो कि एम्पायर की मोस्ट एलिट नोबिलिटीज में से एक है, इसका मतलब तो यही है कि इस बार मैंने अपने मुंह में एक सोने की चम्मच लेकर जन्म लिया है। और अब वो यही सोचकर खुश हो रहा था कि वो यहाँ पर बड़ा होते हुए नेक्रोमेंसरी को पूते से मास्टर कर सकता है जिससे वो उन सभी को यहाँ पर पूते से खत्म कर देगा एम्पायर के उन कमीनों को जिसने उसे यहाँ पर धोखा दिया था। पर ड्यूक थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो नैनी से कहता है कि आखिर ये बच्चा यहाँ पर रोक क्यों नहीं रहा। सॉन्ग ये सुनकर कंफ्यूज था। नैनी भी उसको देखकर कहती है कि ये चीज काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि यहाँ पर सही तरीके से सांस ले रहा है पर फिर भी ये पूते से शांत है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम उसकी कंडीशन को और करीब से चेक कर सकती हो। सॉन्ग थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसके आंसू इतने ज्यादा आसानी से बाहर आ जाएं। वो नैनी चेक करती है और कंफ्यूजन के साथ कहती है कि जो उसकी सांसें हैं वो पूते से स्टेबल है तो यहाँ पर चिंता करने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। पर सक्सेस
सक्सेन काफी कंफ्यूज था। वो कहता है, पर क्या ये कोई आंसू के बिना वाला बच्चा तो नहीं है जिसे किसी तरह की कोई बीमारी हो? तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर जरा सा भी डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में ये चाहते हो कि ये यहाँ पर रोए तो बस तुम्हें उसके पीछे थोड़ा सा मारने की जरूरत है, बिल्कुल इस तरीके से जब तक ये यहाँ पर रोना चालू ना कर दे। और ये कहते थे नैनी उसके बम पर यहाँ पर दम देना चालू कर देती है, जिस वजह से सॉन्ग को यहाँ पर दर्द तो हो रहा था पर उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते, इसलिए वो लगातार उसके बम को लाल करने में लगी रहती है। ये देखकर सक्सेन कहता है कि सच में ये बच्चा तो काफी ज्यादा जिद्दी निकला। तो उसकी माँ हंसते हुए कहती है, सच में ये तो तुम्हारा ही बच्चा है, इसी वजह से जो उसकी विल है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर रुको, अब तुम मुझे अलाउ करो। और ये कहकर वो सॉन्ग को अपने पास लेने लगी थी, पर सॉन्ग अपने ही मन में कहता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हारा जो बच्चा है वो पूरी तरह से ठीक है। सॉन्ग अब ये देखकर डर गया था कि अब उसकी माँ उसके बम को और ज्यादा लाल करने वाली है, पर अगले ही पल जैसे ही वो उसके ऊपर बड़े ही प्यार से हाथ रख देती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से हैरान सा रह गया था। वो सोचता है कि ये गर्म और जेंटल हाथ जो कि उसने मेरे शरीर के ऊपर रखा है। सॉन्ग को अचानक ही अपने पास्ट की कई सारी चीजें याद आने लगी कि किस तरीके से उसने अपनी जिंदगी बस चीजों को खत्म करने पर ही ध्यान दिया, और आखिर इस तरीके की गर्मी आखिर उसने पिछली बार आखिर कब महसूस करी थी। और एक नोबल यंग लेडी का कपकपाता हुआ नरम सा हाथ जो कि उसकी एक नई माँ भी है, उसने उसे इस तरीके के प्यार महसूस कराया जो कि उसने कई सालों से महसूस नहीं किया था। और वो सॉन्ग जिसकी आंखों में बड़े होते तक किसी भी वजह से आंसू बिल्कुल भी नहीं आए थे, और वो अपने आंसुओं को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और अब यहाँ पर सॉन्ग उस प्यार को महसूस करने की वजह से फूट फूट कर रोना चालू कर देता है, बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह। जिसके बाद हमें टाइम फॉरवर्ड करते हुए दिखाते हैं और इस तरीके से ही 8 साल यहाँ पर निकल चुके थे और सॉन्ग का नया नाम यहाँ पर डाले बन चुका था, पर मैं फिर भी उसे सॉन्ग ही बोलूंगा। एलन और एलेना दोनों ही अपने बिस्तर पर थे, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। एलन कहता है, सच में समय काफी ज्यादा तेजी से चलता है। तो वो कहती है कि हम बिल्कुल, सच में वो तो किताबों से चिपका रहता है जब से वो 4 साल का हुआ था। एलन कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो जरूर इस चीज के लिए तुम पर गया है, और देखकर ऐसा लगता है कि उसे मैजिक में सच में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। पर तभी उसकी वाइफ एलेना उसका सिर अपनी तरफ घुमाते हुए कहती है, क्या तुम उस वादे के बारे में भूले तो नहीं हो जो कि तुमने मुझसे किया था? एलन कहता है कि तुम उस वादे के बारे में कह रही हो कि मैं यहाँ पर हमारे लड़के को नेक्रोमेंसरी नहीं सिखाऊंगा? तो वो मुस्कुराते हुए बस थोड़ी सी परेशान कहती है, तो क्या तुम्हें वो अच्छी तरीके से याद है? एलन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आखिर उसे कैसे भूल सकता हूँ। एलन कहता है कि तुम्हें उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर अब एलन का 8वां बर्थडे कल आने वाला है, तो आखिर बताओ क्या आखिर हमें उसे तब क्या देना है। पर तभी गेट पर नॉक होता है, तो ये देखकर वो कंफ्यूज था कि आखिर इस समय यहाँ पर कौन आ सकता है। एक सर्वेंट जिसके चेहरे का रंग पूते से उड़ गया था और वो झल्ली से भागते हुए अंदर आती है और उन दोनों को बताती है कि मास्टर सॉन्ग जो कि यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, और ये सुनते थे ही दोनों के चेहरे का रंग पूते से उड़ जाता है। वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए थे, जिसके बाद वो दोनों ही भागते हुए लाइब्रेरी के अंदर आते हैं जहाँ पर सॉन्ग पढ़ रहा था। उसके अंदर से माना रिलीज हो रहा था। वो काफी ज्यादा परेशान था। वो दोनों को देखकर उन दोनों को आवाज देता है, जिसके आसपास हमें काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होते हुए दिख रही थी। ये देखकर वो दोनों भी थोड़े सरप्राइज और हैरान से रह गए थे। उसकी माँ उसके पास आते हुए कहती है कि तुम्हें कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा? आखिर तुम्हारे साथ यहाँ पर ये क्या हो रहा है? एलन उस एनर्जी को यानी मानव को रिलीज होता हुआ देखकर उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर सॉन्ग कहता है कि नहीं मॉम, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और एलन कहता है कि मैं यहाँ पर हवा के अंदर मानव को महसूस कर सकता हूँ। पर सॉन्ग अभी अभी 8 साल का हुआ है और वो इतने ज्यादा जल्दी मानव को रिलीज करने लगा, इसलिए वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और गुस्से भरी नजरों में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने अपनी बॉडी के अंदर से मानव को रिलीज किया? जैसे ही वो ये सुनता है तो वो डर गया था। वो सोचता है कि मुझे लगा ही था कि इन्हें तुरंत ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब है। लगता है कि मैं फंस चुका हूँ। यहाँ तक मुझे भी ये नहीं पता था कि मैं इतने ज्यादा जल्दी अपने शरीर से मानव को रिलीज कर सकता हूँ। इसलिए सॉन्ग यहाँ पर बहाने बनाने की कोशिश करने लगा था और वो सोचता है, अगर मैंने तुरंत ही यहाँ पर कोई आंसर नहीं दिया तो ये लोग मेरे ऊपर शक कर सकते हैं और मेरी ट्रू आइडेंटिटी यहाँ पर लोगों के सामने आ जाएगी। पर अगले ही पल एलन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसको यहाँ पर पैट करते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे अपने लड़के से उम्मीद करनी चाहिए थी। ये देखकर सॉन्ग काफी ज्यादा शॉक और सरप्राइज सा रह गया था और वो आगे कहता है कि पर फिर भी ये चीज सच में काफी ज्यादा शर्म की बात है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नेक्रोमेंसरी नहीं सिखा सकता। जैसे सॉन्ग ये सुनता है तो वो कहता है, क्या तुम मुझे नेक्रोमेंसरी नहीं सिखा सकते? तो आखिर फिर मेरे रिवेंज का क्या होगा? एलेना उससे कहती है कि सर्वेंट ये सब साफ कर देगा तो तुम जल्दी अपने रूम के अंदर वापस जा सकते हो। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, और यहाँ पर सॉन्ग झल्ली से अपनी बुक्स लेकर अपने रूम की तरफ भागने लगता है। तो दूसरी तरफ एलन ये देखकर मुस्कुराते हुए अपनी वाइफ से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि आखिर मुझे सॉन्ग को गिफ्ट क्या देना है। जिसकी कुछ देर के बाद हमें सॉन्ग के बर्थडे का सीन दिखाते हैं। बैंक्वेट हॉल के अंदर सभी लोग इकट्ठा होना चालू हो गए थे, यानी ब्लैक ड्यूक की टेरिटोरी के अंदर जितने भी नोबल्स थे वो सब यहाँ पर इकट्ठे होकर इस पार्टी को एंजॉय करने में लगे हुए थे। सभी लोग यहाँ पर सॉन्ग को देखने के बारे में कह रहे थे कि आखिर वो देखने में कितना अच्छा लगता है, और
ये भी कि काफी लंबा समय हो गया कि इस तरीके की काफी ज्यादा बड़ी बैंक्वेट के अंदर हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हो और इस तरीके से सभी लोग यहाँ पर आपस में बातें करते हुए इस पार्टी को एंजॉय करने में लगे हुए थे। और दूसरी तरफ सॉन्ग जो कि ये सब देखकर कितने सारे लोग यहाँ पर उसकी पार्टी सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए आए हैं, वो सच में काफी ज्यादा थका थका सा लग रहा था। और ये शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि उसे उस आउट स्ट्राइक की आदत सी हो गई थी जब वो एक हीरो था, इसलिए अचानक ही किसी यंग मास्टर की तरह ट्रीट होना उसके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा महसूस हो रहा है। और इस सब के अलावा मुझे अभी भी सच में उस चीज की चिंता हो रही है कि कल मैंने उस डेस्क को यहाँ पर तबाह कर दिया था। मुझे अभी भी इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि जो मेरा माना था वो पूरे से बेदर्क हो गया था बस मेरे हीरो टाइम को यहाँ पर याद करने की वजह से। मैं तो ये सोचता हूँ कि आखिर उस बुक को बाहर किसने छोड़ दिया था, द बायोग्राफी ऑफ द हीरो। पर मैं यहाँ पर कितना भी सोच लूँ सच में ये चीज कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। किस बॉडी के अंदर इतना टैलेंट है कि वो यहाँ पर नेक्रोमेंसरी को पीछे छोड़ सके। पर वो परेशान था कि आखिर वो अपने फादर को इस चीज के लिए कन्विंस कैसे करे कि वो यहाँ पर नेक्रोमेंसरी सीखना चाहता है। और इसके अलावा मैंने कल रात को उनको जो मुझे कुछ गिफ्ट देना है उसके बारे में सुन लिया था, तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि क्या वो मुझे यहाँ पर नेक्रोमेंसरी सिखा सकते हैं। पर वो परेशान होते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज बिल्कुल भी काम करेगी। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है जो कि उससे कहती है कि तुम्हें इतना वेट कराने के लिए मुझे माफ कर देना। और वो सच में वहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसके साथ वहाँ पर एक हुडी वाली लड़की भी थी जो कि वहाँ पर उसके साथ सॉन्ग के पास आ रही थी। सॉन्ग भी अपनी माँ से उस लड़की के बारे में पूछता है जो कि वहाँ पर उसके साथ आ रही थी, तो वो कहती है कि रुको मैं तुम्हें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। और जैसे वो हुडी हटाती है तो वो बताती है कि ये ब्लू मैजिक टावर की एक एल्डर है और साथ ही एक वाटर मैजिक मास्टर भी, और ये एक विश एल्फ लेडी सिपिया है। और एलेना बताती है कि आज से ये तुम्हारी टीचर है। ये सुनने के बाद सॉन्ग थोड़ा सा कंफ्यूज रह गया था। सिपिया उसे ग्रीट करती है और कहती है कि तुम्हारे साथ आगे काम कर मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। उसकी माँ उसे यहाँ पर हैप्पी बर्थडे ग्रीट करती है और यहाँ पर सॉन्ग काफी ज्यादा शर्मा रहा था और वो सोचता है कि ये लोग यहाँ पर एक एल्डर को लेकर आए हैं ब्लू टावर से एज अ टीचर मेरे लिए। क्या इसका मतलब ये यहाँ पर मुझे वाटर मैजिक सिखाना चाहते हैं जो की डिफेंस और डिसरप्शन के ऊपर फोकस करते हैं। इसका मतलब जैसा की मुझे लगा था कि मेरी माँ ही है जो की ये नहीं चाहती की मैं डार्क मैजिक सीखूं। सिपिया सॉन्ग से कहती है कि कुछ देर तक हम लोग यहाँ पर अकेले में बात कर सकते हैं, जिसके बाद वो लोग बाहर ठंडे बर्फीले एरिया के अंदर आ जाते हैं। सिपिया कहती है जैसा कि तुम्हें पहले से ही पता है कि मुझे कहा गया है कि मैं बस तुम्हें केवल वाटर मैजिक ही सिखाऊं, पर क्या तुम इसके लिए डिसअपॉइंटेड तो नहीं हो क्योंकि मैं पूरे तरह से श्योर हूँ कि यहाँ पर और भी अलग अलग तरीके के मैजिक होंगे जो कि तुम यहाँ पर सीखना चाहते होगे। जैसे वो ये सुनता है तो सरप्राइज था। वो कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। सिपिया कहती है ये चीज तो पूरी तरह से नेचुरल है कि तुम यहाँ पर अपने फादर के नेक्रोमेंसरी डार्क मैजिक को सीखना चाहते हो, पर इसके अलावा जो कंडीशंस थी ब्लैक ड्यूक की शादी की उसके बारे में पूरे एम्पायर को पता है, क्योंकि जब ब्लैक ड्यूक ने लेडी एलेना को वहाँ पर जाकर प्रपोज किया था तो वो उनकी झूठी रेपुटेशन की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और इसी वजह से उन्होंने उनसे ये वादा लिया कि जो उनकी डार्क लेगेसी है उसे आगे पास डाउन नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से उनकी शादी के दिन जितने ब्लैक टावर के एल्डर्स थे उन सभी ने अपने यूजुअल ब्लैक रोब्स की बजाय, मुझे काफी अच्छे तरीके से याद है कि उन सभी ने मैचिंग रोब्स पहने थे जो कि पूरी तरह से व्हाइट थे। और इसी वजह से जो उनकी शादी थी वो यहाँ पर इस तरीके के प्रॉमिस के साथ बंधी हुई है, इसलिए तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत होगी कि तुम तुरंत ही यहाँ पर डार्क मैजिक को सीखना चालू कर सको। पर मैं लेडी एलेना को यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो क्या बताओ क्या तुम मेरी टीचिंग्स को यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे। पर सॉन्ग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए सिपिया से कहता है कि टीचर पर क्या आपको ब्लैक मैजिक और नेक्रोमेंसरी के पास अजीब सा महसूस नहीं होता, क्योंकि आप एक एल्फ है जो कि लॉ ऑफ नेचर की वैल्यू करते हैं, तो किसी मरे हुए को फिर से जिंदा करने का काम सच में आपको बुरा नहीं लगता। ये सुनकर वो हंसना चालू कर देती है और कहती है कि सच में ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसका मतलब तो यही है कि होली प्रीस्ट की जो पावर्स होती हैं जहाँ पर वो किसी मरे हुए को रेजरेक्ट करते हैं, क्या वो नेचर का कोई हिस्सा होता है। नेक्रोमेंसरी और जो रेजरेक्शन होता है मेरी नजरों में दोनों ही चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं। सॉन्ग उसकी बातें सुनकर हैरान था और वो सोचता है कि सच में ये उन्हें यूजुअल ऑर्थोडॉक्स एल्फ से काफी ज्यादा अलग है। इसका मतलब ये तो उससे काफी ज्यादा अच्छी टीचर है जितना कि मैंने सोचा था। सिपिया आगे कहती है तो क्या अब हम लोग हमारे लेसन्स को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले तुमने जो माना सर्कल के फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें फॉर्म किया था, तो चलो हमारा सबसे पहला गोल यही होगा कि उन फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे एक्सपेंड कर तुम्हें पहले सर्कल पर पहुंचाते हैं। सॉन्ग थोड़ा कंफ्यूज कहता है क्या फर्स्ट सर्कल, ये तो काफी अच्छा है क्योंकि वो मैजिक बुक जो कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ उसे इस्तेमाल करने के लिए फर्स्ट सर्कल की जरूरत है, तो मुझे इस मौके का फायदा उठाकर उसे यहाँ पर बना लेना चाहिए। सिपिया उसे बताती है कि अपने दिल के ऊपर हाथ रखो और कंसंट्रेट करना चालू करो। वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि सिपिया ने कहा था और वो सोचता है कि ये दुनिया जो कि धरती से पूरी तरह से अलग है, जो कि माना से पूरी तरह से भरी हुई है, और जब तक तुम एक एंशिएंट बीन जैसे कि
कोई ड्रैगन नहीं हो तो रॉ माना को इस्तेमाल करना या फिर हैंडल करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसी वजह से इस रॉ माना को यहाँ पर फिल्टर करने की जरूरत होती है और एक माना को जिसके लिए माना सर्कल ऑफ द हार्ट की जरूरत होती है। और माना सर्कल के जितने फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि पूरे में बिखरे हुए होते हैं उन्हें किसी सर्कल की तरह अपने दिल के आसपास बनाया जाता है जो कि दिल के आसपास गोल गोल घूमता रहता है। और वो सिपिया की गाइडेंस को यहाँ पर समझते हुए कहता है, यानी जो माना सर्कल होता है वो बिल्कुल किसी पाथ की तरह होता है जो कि माना को सर्कल की तरफ भेजता है और मुझे बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा कि टीचर सिपिया ने मुझसे कहा है। और कुछ देर तक यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करने के बाद जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से इकट्ठा कर चुका था। सिपिया कहती है कि तुम्हें आराम से शुरुआत करनी चाहिए, उसे ट्रेन करो कि वो तुम्हारे दिल के आसपास आराम से घूम सके। इसे पूरा होने में लगभग 1 महीना लग जाता है तो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की या फिर ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। पर अगले ही पल सॉन्ग यहाँ पर अपने फर्स्ट माना सर्कल को बनाकर तैयार कर चुका था और वो सिपिया को बताता है कि मैंने ये कर लिया है। वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज था और सिपिया ये देख और भी ज्यादा हैरान और शौक सी रह जाती है। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वो कहती है कि क्या? वो कहती है कि सच में किसी बच्चे के लिए ये चीज पॉसिबल है जिसने बस केवल 1 मिनट पहले ही यहाँ पर ट्रेन करना चालू किया हो वो यहाँ पर माना सर्कल बना सके। पर अगर ये लड़का ऐसा कर सकता है इसका मतलब तो यही है कि ये सच में काफी ज्यादा बड़ा जीनियस है। सिपिया भी काफी ज्यादा क्यूरियस होते हुए कहती है कि तुम अपनी मैजिकल पावर को या सर्कल के बीच में इसे निकाल कर रिलीज कर सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है मैं कोशिश कर देखता हूँ। और जब वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करता है और वो सोचता है कि अगर मैं कोई आम लड़का होता तो बस माना को सर्कल के बीच में से निकालने में भी उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता, पर इस लेवल पर मैं एम्पायर से अपना बदला बिल्कुल भी नहीं ले पाऊंगा। चलो बस अभी ड्यूक सिचुएशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मैं केवल लीथल कॉम्बैट मैजिक को इस्तेमाल कर सकता था, उस मैजिक से जो कि मेरे शरीर के ऊपर बनाया गया था। पर इस बार ये चीज पूरी तरह से अलग है क्योंकि ये बॉडी जिसने ब्लैक टावर के लॉर्ड के टैलेंट को यहाँ पर इनहेरिट किया है वो माना को नेचुरली ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो शायद मैं बस केवल वाटर मैजिक को ही ना सीख सकूं बल्कि और भी कई सारे तरीके के मैजिक को यहाँ पर सीख सकता हूँ। पर अभी के लिए बस मुझे फोकस करना चाहिए मेरे माना के ऊपर जो कि मेरे शरीर से निकलकर मेरी उंगलियों की नोक पर आकर रुक रहा है और उसे यहाँ पर बनाना चाहिए सबसे ज्यादा खतरनाक और नुकीला जो कि सीधे ही एम्परर के गले के ऊपर एम कर रहा हो। और सॉन्ग ने यहाँ पर अपने प्रीवियस लाइफ से गन को क्रिएट करने की कोशिश करी थी और वो माना से यहाँ पर एक बुलेट बना लेता है। सिपिया बहुत ज्यादा शौक थी। वो कहती है कि ज्यादातर जो माना का फॉर्म होता है वो यहाँ पर कोलैप्स हो जाता है जब भी कोई अपने माना को अपने शरीर से निकालने की कोशिश करता है, पर इसने तो अपने मैजिकल पावर को यहाँ पर क्रिस्टलाइज कर दिया है और इससे एक काफी ज्यादा अच्छी आइस बुलेट को क्रिएट किया है। पर अभी क्योंकि ये बस केवल फॉर्म के ऊपर ही फोकस कर रहा है तो जो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर होगी वो सच में काफी ज्यादा कम होगी। पर जैसे सॉन्ग अपने सामने के एक पेड़ के ऊपर निशाना लगाता है और जैसे वो बुलेट जाकर सीधे उसे टकराती है तो वो पेड़ एक ही बार में पूरी तरह तबाह हो गया था। जहाँ पर वो टकराया था वहाँ पे काफी ज्यादा गहरा गड्ढा होता है और वो पेड़ एक ही बार में नीचे जाकर गिर जाता है। और उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर देखकर सिपिया बहुत ही ज्यादा हैरान और शौक से रह गई थी। वो कहती है कि ये तो ज्यादा शार्प और हार्ड है कि इसने एक पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जो कि बस एक छोटे से 8 साल का बच्चा यहाँ पर दिखा सकता है। जिसके बाद सिपिया वहाँ पर बैठकर उस पेड़ को यहाँ पर एग्जामिन करना चालू करती है। वो अभी भी काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है कि मुझे बस ये लगा था कि ये यहाँ पर अपने मानव को अच्छी तरीके से मूव कर पा रहा है, पर वो तो यहाँ पर अपने मैजिकल पावर को भी रिलीज कर पा रहा था और उसने तो उसे आइस एलिमेंट के साथ यहाँ पर इन्फ्यूज भी कर दिया। भले ही ये एक बेसिक स्पेल है पर फिर भी सोचा जाए कि उसने इस तरीके से इसको यहाँ पर मैनिफेस्ट किया है। इस स्पेल ने आसपास की जितनी भी चिल्स थी उसे परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया। सॉन्ग काफी कंफ्यूज सिपिया से कहता है कि टीचर क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी है? तो वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी जहाँ पर सॉन्ग डरने की कोशिश कर रहा था और वो सोचता है कि इस तरीके के जो फॉर्मूले होते हैं वो सच में काफी ज्यादा एडवांस होते हैं और एक छोटे से बच्चे ने यहाँ पर अनजाने में इसको बना दिया। यानी रोटेट करना, एक्सेलरेट करना, जिसके बाद उसे कंप्रेस करना। ये 3 जो फॉर्मूले होते हैं उन्हें गोल्डन रेशो के नाम से जाना जाता है जो कि मिलिट्री मैजिक के अंदर प्रोजेक्ट किए जाते हैं और इसने बिना जाने ही एक काफी ज्यादा खतरनाक परफेक्ट स्पेल को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है। सॉन्ग फिर से सिपिया से उसके बारे में पूछता है तो हिचकिचाते हुए कहती कि नहीं नहीं तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अब मुझे आखिरकार समझ में आ रहा है कि जो ब्लैक ड्यूक है उन्हें इतना ज्यादा रिग्रेट सा महसूस क्यों हो रहा था। फिर अगले सीन में हमें सिपिया को एलन के साथ दिखाते हैं जहाँ पर वो कंफ्यूजन के साथ कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम सॉन्ग को यहाँ पर कुछ भी नहीं सिखा सकती। अगर वो बस केवल 1 मिनट के अंदर फर्स्ट सर्कल तक पहुँच गया तो और भी ऐसी कई सारी चीजें होंगी जो कि तुम उसे यहाँ पर सिखा सकती हो। पर सिपिया कहती है कि यंग लॉर्ड जैसे ही फर्स्ट सर्कल पर पहुंचे थे उनने तुरंत ही यहाँ पर परफेक्ट स्पेल ऑफ स्लॉथर को बना लिया था। ये सुनने के बाद एलन बहुत ज्यादा शौक और हैरान सा रह गया था और वो आगे कहती है कि चीज के ऊपर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि एक 8 साल के लड़के ने इसको बनाया था क्योंकि वो स्पेल जो कि उन्होंने यहाँ पर बनाया था वो परफेक्ट गोल्डन रेशो था जो कि एक मिलिट्री ग्रेड का फॉर्मूला होता है।
और अगर आप सच में ये चीज जानना चाहते हैं तो जो यंग लॉर्ड हैं वो सच में मारने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से टैलेंटेड हैं, यानी वो किसी को भी आसानी से मार सकते हैं। जैसे एलन ये सुनता है तो वो परेशान होते हुए कहता है कि तुम एक ब्लू टावर की एल्डर हो, जिसके जो एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। पर फिर क्या तुम ये कह रही हो कि तुम उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं सिखा सकती? तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर पहले इसी की वजह से मेरे दिल में उन्हें सही तरीके से अपने खुद के हाथों से गाइड करने का एक उत्साह जागा है। ये सुनकर वो कहता है तो फिर तो तुम्हारे पास और कम रीजन होंगे कि जो तुम यहाँ पर रिजेक्ट कर सको। पर तभी वो आगे कहती है कि वो डार्क मैजिक या नेक्रोमेंसरी सीखना चाहते हैं। जैसे वो ये सुनता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, वो बहुत ज्यादा हैरान रह गया था। और वो आगे कहती है, देखकर लगता है कि जो यंग लॉर्ड हैं उन्हें पहले से ही पता है कि आखिर वो कौन सा मैजिक यहाँ पर सीखना चाहते हैं, पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। सिपिया कहती है कि पर मैंने पहले से ही ब्लैक ड्यूक के रोमांस की वो स्टोरी सुनी हुई है, इसलिए मैं लेडी एलेना के साथ जो आपका वादा है उसको यहाँ पर पूरी तरह से रिस्पेक्ट करती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर अपने बच्चे से हक छीन सकती है कि आखिर वो आगे चलकर क्या बनना चाहता है, खासकर यंग लॉर्ड से जिसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है। गेट के बाहर सॉन्ग उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि मुझे उनके शब्द यहाँ पर समझ में नहीं आ रहे हैं, और वहीं पर परेशान होते हुए कहता है कि पर ये चीज तो साफ है कि वो लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। और वो टेंशन में सोचता है कि आखिर इसके बारे में कौन ने सोचा था कि जो मेरा फर्स्ट स्पेल होगा वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ तक वाटर टावर की एक एल्डर भी ये देख बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। अब मुझे अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। और ऐसे ही चीजें सोचते हुए वो बस वहाँ पर बैठा हुआ परेशान हो रहा था। पर तभी उसे वहाँ पर कोई आवाज देता है तो ये देखकर सॉन्ग थोड़ा सा कंफ्यूज था, और वो अपने सामने किसी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है कि अंकल हैमल्ड, और हमें उसके सामने एक ब्लैक आर्मर वाले आदमी को दिखाते हैं जो कि उससे कहता है कि हे अगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर सॉन्ग उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि इससे भी ज्यादा जरूरी तो ये है कि आखिर आप कहाँ से आ रहे हैं अंकल। तो वो खुश होते हुए सॉन्ग को गोदी में उठा लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी को पूरा करने में लगा हुआ था, यहाँ पर मैं काफी ज्यादा बेकार और भयानक से मॉन्स्टर्स को मारने में लगा हुआ था। ये सुनने के बाद वो कहता है तो कि आपने फिर से किसी डंजन को यहाँ पर कॉन्कर किया। और सॉन्ग हमें आगे बताता है कि इस दुनिया के अंदर डंजन्स की अपीयरेंस और मॉन्स्टर्स का ओवरफ्लो हो जाना ये सच में काफी ज्यादा बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं हर एक टेरिटोरी के अंदर। उस समय से लेकर जब डीमन किंग यहाँ पर जिंदा था उस समय तक जब जितने भी इमोर्टल्स है वो यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर जितना भी नुकसान होता है मॉन्स्टर्स की वजह से उसे सेटल करना बिल्कुल भी कोई आम मैटर नहीं लगता। इसी वजह से हर एक टेरिटरी के जितने भी नाइट्स हैं उनकी पहली ड्यूटी यही है कि वो आसपास के जितने भी डंजन्स है उन्हें यहाँ पर पूरे से कॉन्कर कर ले जो कि डीमन किंग की जमीन पर बनी हुई है, और उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करे जो कि डंजन के ओवरफ्लो की वजह से आउटब्रेक हो जाते हैं। और ये सिचुएशन पहले से और भी ज्यादा खराब ड्यूक ऑफ सिचुएशन की वजह से ही हो रही है। और अगर ऐसे दूसरी टेरिटरी से यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो जो उसकी एक वजह है वो मैं हूँ, क्योंकि मेरा पास्ट सेल्फ जो कि एक दूसरी दुनिया का हीरो हुआ करता था उसने जैसे ही डीमन टावर को हराया था ड्यूक ऑफ द सिचुएशन को यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को संभालने की उपाधि दी गई जो कि डीमन किंग की जमीन पर रहते थे, और उन सभी को यहाँ पर कंट्रोल में रखने का कहा गया जिससे वो उसी टेरिटोरी के अंदर रहे जिसे इंपीरियल टेरिटरी बना दिया गया। और अगर इसे प्रोफेशनल नाम दिया जाए तो इसे गंदे कामों को हाथ में लेना कहेंगे। इसलिए सॉन्ग अपने अंकल से कहता है कि प्लीज अपने आप को बिल्कुल भी चोट मत पहुंचने दीजिएगा। ये सुनकर वो कहता है कि यंग लॉर्ड आपको मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी एलन भी अपने रूम से बाहर आ जाता है जो कि हैमल्ड को देखकर कहता है कि तुमको देखकर काफी अच्छा लगा। जैसे ही वो उसे देखता है तो वो भी उसे देखकर खुश हो गया था। एलन कहता है कि तुम अपने कैंपियन के अंदर सच में काफी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हो। और तभी वहाँ पर एलेना भी अपने सर्वेंट्स के साथ आ जाती है जो कि कहती है लगता है कि सभी लोग यहीं पर इकट्ठे हो रहे हैं। और सॉन्ग उसको देखकर कहता है कि अब आखिर मॉम को यहाँ पर क्या चाहिए। तभी वहाँ पर एलेना सॉन्ग को देखकर खुश हो जाती है और उसे वहाँ पर चेयर करते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि तुम फर्स्ट साइकिल पर पहुंच चुके हो, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ तक उसके फादर भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी चाहिए हो तो अपने फादर से कह देना। जैसे ही वो ये सुनता है तो वो सोचना चालू करता है। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि मुझे नेक्रोमेंसरी सीखना है तो वो यहाँ पर इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो आखिर एक नॉर्मल मेरे जितने उम्र का बच्चा आखिर क्या सोच सकता है। तो वो उन दोनों से कहता है कि मुझे एक छोटी बहन चाहिए। और जैसे ही वो दोनों ये सुनते हैं तो उन दोनों के चेहरे टमाटर की तरह लाल लाल हो गए थे। उसके फादर कहते हैं कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा। तो वो भी यहाँ पर एक्साइटेड हो जाता है। और दूसरी तरफ हैमल्ड अपनी हंसी बहुत बुरी तरीके से रोकने की कोशिश में लगा हुआ था, जहाँ पर उसका एक सोल्जर कहता है कि प्लीज हंसना मत कैप्टन। जिसके बाद अभी सॉन्ग को उसके रूम के अंदर दिखाते हैं। वो कहता है कि मेरी उम्र के होने के बाद भी नाटक करना कि तुम्हारा दिल पूरे से साफ है सच में चीज काफी ज्यादा दिक्कत देती है। अब मुझे इसकी वजह से काफी ज्यादा थकान सी महसूस होने लगी है, और इस तरीके से मैजिक को इस्तेमाल करने की वजह से भी मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। और इसी तरीके से बातें सोचते हुए उसे नींद आ जाती है, पर उसे अगले ही पल अपने पास लाइफ की वो मेमोरीज याद आती है जब उसे वहाँ पर धोखा देकर मार दिया गया था। ड्यूक ने पीछे से आकर अपनी तलवार को उसकी छाती के आर पार कर दिया था और कहा था कि तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, पर लोग सच में इतने ज्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं इतनी आसानी से मैंने सोचा भी नहीं था। और अब क्या तुम खुश हो क्योंकि अब तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी अच्छे पेरेंट्स के साथ अपने घर पर एक्सपीरियंस कर सकते
सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारी पीठ गर्म रहती है और तुम्हारा पेट पूरे तरह फुल रहता है। तो आखिर अब रिवेंज लेने के बारे में कौन सोच सकता है, पर एम्परर तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा सॉन्ग। वो तुम्हें ढूंढते रहेंगे और ढूंढते रहेंगे जब तक आखिर में वो तुम्हें पूरे तरह खत्म ना कर दे, जहाँ तक इस दुनिया से जो तुम्हारे ट्रैक्स है वो पूरे से गायब नहीं हो जाते। और ऐसे ही डरावना सा सपना देखने के बाद सॉन्ग बहुत बुरी तरीके से डर कर अपने ख्वाब से उठ गया था। उसका जो माना था वो ओवरफ्लो होना चालू हो गया था। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरा दिल बहुत जोर से दर्द कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये फट जाएगा। क्या ये माना फ्लो है? मैंने बस इसके बारे में एक बार सुना था। सच में वो इम्पेरियल के कमीने, मुझे उनके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है। वो तब तक चीजें नहीं जाने देंगे तब तक सब कुछ पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। और इस तरीके से सोचते हुए सॉन्ग घर से बाहर आ गया था। वो सोचता है कि मुझे लगा था कि अगर मैं बाहर आ जाऊंगा और ये ठंडी सी हवा लूंगा तो शायद चीजें अच्छी हो सकती है, पर ये तो धीरे धीरे कर और भी ज्यादा बदतर होता चला जा रहा है। पर तभी सिपिया वहाँ पर पीछे आ जाती है जो कि उससे कहती है, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा दर्द में हो। सॉन्ग ये देखकर कंफ्यूज था और वो उसको देखकर कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? पर वो उसे देखकर सोचती है कि माना का ओवरलोड जैसा कि एक टैलेंटेड बच्चे से उम्मीद करनी चाहिए थी, पर ये डरावनी सी फीलिंग जो मुझे महसूस हो रही है मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती। और ये कहकर वो अपना हाथ सीधे सॉन्ग के छाती पर रख देती है। अचानक ही उसे यहाँ पर महसूस होता है जैसे कि जो उसकी शरीर के माना था वो यहाँ पर गायब होने लगा है। और सेपिया सोचते हैं कि अगर इसके मैजिक को पूरे फुलफिल कर दिया जाए तो भविष्य में जो इतनी चीजें है वो इतनी ज्यादा रियलेवेंट नहीं होंगी। उसे इसकी वजह थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही थी, पर थोड़ी ही देर में जो सॉन्ग का माना था वो पूरे से कंट्रोल हो चुका था। वो कहता है कि माना का ओवरलोड पूरे से गायब हो गया। सेपिया उसे आवाज देती है और कहती है कि जो मैजिक का एसेंस होता है वो किसी दिल के आईने की तरह होता है। इसी की वजह से एक जैसे स्पेल्स भी अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रख सकते हैं, जो कि उसके मेज के ऊपर डिपेंड करता है। और तुम्हारे अंदर जो मैजिक टैलेंट है वो यहाँ तक तुम्हारी जान भी ले सकता है। सच में ये एक ज्यादा खतरनाक और भयानक सा टैलेंट है। इसलिए वो अपने पास एक बुक निकाल कर सॉन्ग को देते हुए कहती है, इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज सच में काफी ज्यादा अच्छी होगी कि अगर ये चीज मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाता हूँ। ये देख कर सॉन्ग थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है क्या ये, और वो समझ में आ गया था कि ये तो एक नेक्रोमेंसरी की स्पेल बुक है। और सिपिया आगे कहती है कि मुझे सच में ऐसा लगता है जैसे कि ये किस्मत थी जो कि मुझे तुम्हारे पास लेकर आ गई। और वो यहाँ पर सॉन्ग को बर्थडे विश करती है और ये देखने के बाद सॉन्ग जल्दी से जाकर सिपिया के गले लग जाता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सॉन्ग अपने सामने एक रैबिट को देख कर थोड़ा सा कंफ्यूज था। सिपिया कहती है कि हाँ, और उस समय को याद करो जब तुम अपने फादर के साथ शिकार पर जाते थे। वो कहता है कि ठीक है मास्टर, और अपने मैजिकल सर्कल को यहाँ पर क्रिएट करना चालू कर देता है। जैसे वो रैबिट ये देखता है, सॉन्ग अपने मैजिकल सर्कल से उसके ऊपर अपने आइस मैजिक के साथ हमला कर देता है और वो आइस की बुलेट सीधे जाकर उस रैबिट से टकराती है। और वो कुछ समझ पाता उससे पहले वो वहाँ पर एक ही बार में फट जाता है। सिपिया ये देखकर कहती है कि भले ही ये एक जैसा स्पेल है, पर मेज टू मेज जो उसके वेरिएंस है वो सच में काफी ज्यादा अलग है। और वो यही बात सॉन्ग को भी बताती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। वो बताती है क्योंकि जो मैजिक होता है असल में वो तुम्हारे दिमाग के किसी आईने की तरह होता है, क्योंकि ये यहाँ पर उस झूठ को जो कि तुम्हारे दिल के अंदर छुपा हुआ है माना के जरिए बाहर निकालता है। इसी वजह से ये मैजिक सभी के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि ये अपने इनर सेल्फ का एक लैंडस्केप होता है। सॉन्ग ये सुनकर थोड़ा सा परेशान सा हो गया था, जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें फायर वॉल की टर्म्स के बारे में पता है, जो एक मेंटल इमेज होती है जो कि यहाँ पे इमेजिनेशन को सॉलिडिफाई करती है। वो बस एक रास्ते के पत्थर की तरह होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैजिक टावर्स के अंदर जादू सिखाया जाता है वो उससे बिल्कुल भी अलग नहीं होता। जैसे कि जो रेड टावर का मैजिक है वो बस केवल स्ट्रेंथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी तरफ जो ब्लू मैजिक टावर है वो हार्मनी को यहाँ पर वैल्यू करता है। और हर एक मैजिक टावर अलग तरीके से अपनी जो फॉर्म्स है उन्हें यहाँ पर प्रोजेक्ट करता है अपने जादू से। इसी वजह से जो उनका नेचर होता है हर एक मैजिक टावर का, वो अपने मैजिक सिस्टम के अंदर उनकी फाउंडेशन दिखाते हैं कि आखिर वो किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पर रेड और ब्लू मैजिक टावर के अलावा नोरी, व्हाइट और ग्रीन मैजिक टावर्स भी हैं, पर उसकी ये सारी की सारी बातें सॉन्ग के ऊपर से जा रही थीं। और इसलिए वो कहती है कि मुझे भी लगता है कि ये टॉपिक तुम्हारे लिए कोई जरूरत से ज्यादा ही बड़ा है, पर जो नेक्रोमेंसरी का मोस्ट बेसिक फॉर्म होता है वो किसी भी ज़ॉम्बी को यहाँ पर फिर से उठाना यानी राइज करना होता है। और सॉन्ग यहाँ पर नेक्रोमेंसरी इस्तेमाल करने के लिए उस रैबिट को यहाँ पर फिर से उठाने की कोशिश करता है यानी फिर से जिंदा करने की। ये किसी एनिमेशन की आर्ट की तरह है जहाँ पर तुम्हें किसी लाश को माना की बनी हुई स्ट्रिंग से कंट्रोल करना होता है, जैसे कि उसका सिर, उसके घुटने और उसकी स्पाइन, उन सभी को माना से बने हुए धागों से यहाँ पर बांधना होता है। और थोड़ी देर में वो रैबिट फिर से यहाँ पर उठकर खड़ा हो गया था और ये देख सिपिया उसे कहती है कि तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। जिसके बाद अब वो उसे यहाँ पर आगे बढ़ने की बोलती है तो वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो उसे आगे बढ़ने का कहती है तो वो कहता है कि ठीक है, और वो यहाँ पर फ्रोजन आर्मर को इस्तेमाल करता है और अपने आइस एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए रैबिट के ऊपर एक दूसरा स्पेल कास्ट करता है और उसके शरीर के ऊपर एक आइस से बना हुआ आर्मर आ गया था। तो वो भी ये देखकर कहते हैं कि जो तुमने यहाँ पर फ्रोजन आर्मर का एग्जीक्यूशन किया है वो
सच में काफी ज्यादा डिसेंट था और जो फॉर्म है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो चलो यहाँ पर इसकी डिफेंस को टेस्ट कर देखते हैं। और ये कहकर वो 3 शाफ्ट बनाती है और उन तीनों को सीधे ही रैबिट के ऊपर दे मारती है, जिसे टकराकर रैबिट काफी ज्यादा दूर जाकर गिरा था। पर इसकी वजह से उसकी आर्मर को बस थोड़ी सी चोट लगी थी, पर वो अभी भी पूरी से ठीक था। पर ये देखकर सॉन्ग खुश होते हुए कहता है कि मास्टर, मैंने आपकी बोल्ट्स को यहाँ पर रोक लिया, ये काम कर गया। और इसी वजह से सिपिया भी उसे यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि तुमने काफी ज्यादा कमाल का काम किया और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो, तो क्या तुम उसे यहाँ पर कोई बात करना चाहते हो? तो वो खुश होते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप मुझे वाटर एट्रीब्यूट मैजिक भी सिखाएं। ये सुनने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं। जैसे ही सॉन्ग ये सुनता है तो उसके दिल पर यहाँ पर पत्थर गिर गए थे। वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या? क्योंकि आज जो तुमने देखा है वो बस एक बेसिक फॉर्म था वाटर मैजिक का, पर वाटर एट्रीब्यूट को सीखने के लिए काफी ज्यादा गहरी समझ होनी जरूरी है, जिसके अलावा एक हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ता है। और शुरुआत में ज्यादातर बिगनर्स होते हैं, उन्हें यहाँ पर एक तरीके की मैजिक को सीखने में ही काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और अगर एक इंसान एक ही समय पर 2 अलग अलग तरीके की मैजिक्स को इस्तेमाल करता है तो हम उसे डुअल मेज कहते हैं। और अभी तुम्हारी इस उम्र के अंदर ये चीज लगभग पूरी तरह से नामुमकिन जैसी है। और जिस तरीके से मैं इसे देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे एम्बिशंस है उन्हें यहाँ पर अभी के लिए तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। जैसे ही सॉन्ग ये सुनता है तो उसके पैरों से जमीन सरक गई थी। वह हैरान होते हुए कहता है, क्या मेरे एम्बिशंस? और वो उन चीजों के बारे में याद करता है जो कि अभी अभी उसने यहाँ पर सिपिया को दिखाया था। वो कहता है, क्या इस सब के बाद भी ये चीज पूरी तरह से काफी नहीं है? पर वो उससे कहता है कि मास्टर, क्या आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर हमारे आगे का रास्ता यहाँ पर ढूंढेंगे? ये देखकर वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि आज के लेसन को हमें यहीं पर खत्म करना चाहिए। जिसके बाद वो उसी रात लाइब्रेरी के अंदर कई सारी बुक्स को लेकर निकाल कर रख लेता है और कहता है कि यहाँ पर ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं अपने आप को यहाँ पर प्रूव तो कर ही सकता हूँ, जिससे उनके पास मुझे यहाँ पर सिखाने के अलावा कोई और चॉइस ना बचे। और ये कहकर वो ओमनियस से एनर्जी निकालते हुए पढ़ना चालू कर देता है। पर अगली सुबह हमें यहाँ पर बार बार उसका नाम लेते हुए दिखाते हैं, क्योंकि खड़े खड़े बेचारे सॉन्ग की यहाँ पर नींद लग गई थी। सिपिया उसे देखकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? ऐसा लगता है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं बस रात में थोड़ा तो कुछ करने में लगा हुआ था। पर वो उसको देखकर परेशान होते हुए कहती है कि अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा पुश मत करो। पर वो कहता है कि ठीक है मास्टर। और फिर वो आने के बाद एक रैबिट के ऊपर आइस आर्मर बना देता है और वो ये देखकर खुश होकर कहती है कि तुमने सच में इतने ज्यादा जल्दी इसे यहाँ पर मास्टर कर लिया। पर अगले ही पल उसके आर्मर के ऊपर क्रैक्स आना चालू हो जाते हैं। ये देखकर सिपिया थोड़ी सी कंफ्यूज थी और अचानक ही वो आर्मर काफी ज्यादा जोर से यहाँ पर फट जाता है और ये एक आइस एक्सप्लोजन मैजिक स्पेल था। ये देखकर वो सच में काफी ज्यादा हैरान सी रह गई थी, क्योंकि अब उसके जो ऊपर का आर्मर था वो वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फट गया था। और सॉन्ग आगे कहता है कि बस केवल इतना ही नहीं है। और अगले ही पल जो रैबिट होता है उसका भी शरीर यहाँ पर फूलना चालू हो गया था और कुछ ही देर के बाद एक जोर के धमाके के साथ वो भी वहाँ पर फट जाता है, जिसके शरीर के अंदर से काफी ज्यादा आइस क्रिस्टल्स निकलते हैं। और ये देखकर सिपिया काफी ज्यादा डरते हुए जल्दी से अपने सामने एक आर्मर बना लेती है, जिससे वो यहाँ पर इन सभी से बच सके। और वो ये सब देखकर सच में बहुत ज्यादा हैरान और दंगे सी रह गई थी। वो सॉन्ग को चुपचाप से देखने में लगी हुई थी, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैंने क्रॉप्स एक्सप्लोजन और आइस एक्सप्लोजन दोनों यानी वाटर और डार्क एट्रीब्यूट को एक के अंदर कंबाइन कर दिया, तो क्या अब मैं इसे यहाँ पर डुअल मेज के अंदर काउंट कर सकता हूँ? सिपिया की आंखें अभी भी फटी हुई थी। वो कहती है कि इस तरीके का कोई अटैक मेथड आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। उसने यहाँ पर आइस एक्सप्लोजन को फ्रोजन आर्मर के साथ मिलाया और फिर क्रॉप्स एक्सप्लोजन को, जो कि काफी ज्यादा बड़े एरिया को यहाँ पर कवर कर सकता है। पर ये चीज यहीं पर खत्म नहीं होती। बर्फ और हड्डी के जो फ्रेगमेंट्स थे वो बिल्कुल किसी ब्लेड्स की तरह पूरे में फैल जाते हैं। ये तो बिल्कुल देखकर ऐसा लगता है कि ये किस तरीके का मेथड है जो कि बस केवल मारने के लिए ही बनाया गया है, जैसे कि कोई इंसान जिसने अपनी सारी जिंदगी पूरी तरह बैटल फील्ड के अंदर झोंक दी हो इस तरीके की किसी चीज को बनाने के लिए। और आखिर ये किस तरीके का फॉर्म है जो कि इस बच्चे के मेंटल इमेज के अंदर बन रहा है। और जब सॉन्ग पीछे की तरफ घूमता है तो उसकी एक बड़ी सी आंख देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो सच में काफी ज्यादा क्रीपी हो। पर अगले ही पल वहाँ पर वो अपने अंकल को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो गया था, जहाँ पर वो भी सॉन्ग और सिपिया को देखकर उन लोगों को यहाँ पर ग्रीट करता है। सॉन्ग कहता है, तो क्या आप दूसरे डंजन को यहाँ पर रेड कर वापस आ चुके हैं? वो बताता है कि पर इस बार हम लोगों को मोस्टा के छोटे ग्रुप को यहाँ पर खत्म करना था, जिस वजह से बैक कैवेलरी को बस थोड़ा बहुत ही यहाँ पर काम करना पड़ा और हमें वहाँ पर कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पर बैक कैवेलरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर लैंक्स को अपने हाथ में रखे हुए जिसको पूरी तरह से और कवर कर रखा गया है। ये ड्यूकडम ऑफ सचेन की एक अनरिवाइल्ड
कैवलरी है और इसके अंदर इनके नाइट कैप्टन सर हैमिल्ट भी है, जो कि इस कॉन्टिनेंट में 7 स्पोर्ट्समैन में से एक है। और सॉन्ग मुस्कुराते हुए कहता है कि अंकल, आप उस प्रॉमिस को तो नहीं भूल गए जहाँ पर आपने मुझे सूट टेक्निक सिखाने के बारे में कहा था। और वो सोचता है कि एक ऐसे इंसान से सूट टेक्निक सीखना जिसके स्टेटस काफी ज्यादा अच्छा है, ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हैमिल्ट भी हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। सॉन्ग हाथ हिलाते हुए उसे बाय करते हुए कहता है तो ठीक है, मैं आपसे फिर मिलूंगा अंकल। और वो भी वहाँ से जाते हुए उन दोनों से कहता है कि जल्दी से वापस आ जाना क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा सर्दी है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे और सेपिया भी कहती है कि हम लोगों को भी यहाँ से वापस चलना चाहिए। और उसी रात सेपिया एलिन और एलेना के साथ बैठकर उन्हें वो सारी रिपोर्ट देती है। ये देखकर वो थोड़े से कंफ्यूज थे कि आखिर वो यहाँ पे ये क्या कह रही है। तो सेपिया बताती है कि यंग मास्टर फर्स्ट सर्कल ऑफ नेक्रोमेंसरी और वाटर मैजिक को यहाँ पर मास्टर कर चुके हैं। पर एलेना के वहाँ पर बैठे रहने की वजह से एलेन उससे कहता है, पर क्या हम लोगों ने जो आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करे था कि आप उसे यहाँ पर बस वाटर मैजिक सिखाएं, तो वो कहती है कि हाँ, वो वाटर मैजिक मैं उसे यहाँ पर ये सिखा रही हूँ। पर इसके अलावा एक मेंटर होने की वजह से मुझे इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना होगा कि आखिर असल में वो यहाँ पर क्या सीखना चाहता है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो यंग मास्टर है वो वाटर मैजिक के अलावा भी दूसरे मैजिक से सीखना चाहते हैं। एलेना कहती है कि अगर सॉन्ग खुद ये चीज सीखना चाहता है तो आप उसे यहाँ पर वाटर मैजिक जरूर सिखाएं। ये सुनकर वो कहती है कि बिल्कुल, मैं इस चीज का काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी और अभी तक रखती आई हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगी थी पर अचानक वो ठिठक कर वहाँ पर रुक जाती है और वो एलेन से कहती है कि प्लीज मैं यहाँ पर दिल से माफी मांगती हूँ क्योंकि मैंने आपका वो वादा यहाँ पर तोड़ दिया। एलेना भी थोड़ी सी उदास होते हुए कहती है कि ठीक है, क्योंकि जो हमारा बच्चा है वो सच में पहले से ही कुछ जरूरत से ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो बस 8 साल की उम्र के अंदर एक डुअल मेज बन चुका है। एलेन थोड़ा सा परेशान था, जहाँ पर वो आगे कहती है, मुझे लगता है कि वो तो समय समय पर मुझे डराता रहता है। जिस तरीके की इसकी कैपेबिलिटीज है, सच में वो हमारा ही बच्चा है। पर एलेन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर सॉन्ग को नेक्रोमेंसरी सिखाना चाहता हूँ, पर इस चीज की वजह से वो थोड़ा सा परेशान और झिझक रहा था। साथ ही वो आगे कहता है कि मैं उसे वो स्ट्रेंथ देना चाहता हूँ जिससे वो इस जमीन की जिम्मेदारियों को यहाँ पर आगे चलकर उठा सके। और उसी समय पर एज अ मेज एक ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल रखना और उसी समय पर एक फादर होना। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरी लेगेसी को यहाँ पर इनहेरिट करे, इसलिए एलेना प्लीज मुझे माफ कर दो। एलेना थोड़ी सी परेशान होते हुए कहती है, पर लोग यहाँ पर नेक्रोमेंसरी को सच में काफी ज्यादा बेकार मानते हैं, लोग इस चीज से डरते हैं, इसी वजह से तो इसे मैजिक ऑफ डेथ कहते हैं। और इसी वजह से ही मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम ऐसा कुछ करो, पर अगर तुम उसे यहाँ पर एक नेक्रोमेंसर की तरह ट्रेन भी करना चाहते हो तो आखिर ऐसा कौन है जो कि यहाँ पर इस चीज को इग्नोर कर सकता है। पर ठीक है, तुम उसे नेक्रोमेंसर के लिए ट्रेन कर सकते हो, आखिर दूसरों को कौन इग्नोर कर सकता है जो कि यहाँ पर नेक्रोमेंसरी की प्रिस्क्रिप्शन से देते हैं। और ये कहकर वो एलन के गले लग जाती है और आगे कहती है कि ठीक है। जैसे वो ये सुनता है तो वो हैरान रह गया था, जिसके बाद वो उसके गले लगते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया एलेना, और मैं इस चीज की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं हमारे बच्चे को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और बेस्ट बनाऊंगा। और सॉन्ग आगे कहता है कि और उस दिन से मेरे स्पेशल नेक्रोमेंसरी ट्रेनिंग चालू हो चुकी थी। उसके फादर उससे कहते हैं कि मैं सच में तुमसे काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। वो चुपचाप से उनके सामने खड़ा हुआ था और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर मरे हुए को जिंदा कर रहे हो, इस चीज के बारे में बिना जाने ही कि आखिर तुम यहाँ पर किस चीज को कंट्रोल कर रहे थे। वो भी ये देख कर थोड़ा सा परेशान था और लोगों के सामने यहाँ पे एक रैबिट रखा हुआ था और सॉन्ग कहता है कि मेरे मास्टर ने अभी मुझे बस इतना ही सिखाया है, तो आखिर मैं इसके आगे क्या कर सकता हूँ। और हमें मैजिक वर्कशॉप के बारे में बताते हैं जो कि कैसल के नीचे अंडरग्राउंड में बना हुआ था। जैसे मैंने अपने फादर को बेसिक नेक्रोमेंसरी दिखाई जो कि मेरे मास्टर ने मुझे सिखाई थी, तो उन्हें तुरंत ही अपनी जीभ दबा ली और तुरंत ही मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। और वो गुस्से में कहते हैं कि अब जितने लंबे समय तक मैं तुम्हें यहाँ पर नेक्रोमेंसरी सिखाऊंगा तो कभी भी इस तरीके की बेसिक स्पेल्स को यहाँ पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी मत। जिसके बाद वो उसके सामने कई सारी किताबें लाकर रख देते हैं और कहते हैं कि अब सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर जितनी बोन और मसल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं हर एक लाइफ फॉर्म के, उन सभी को यहाँ पर याद करना होगा। सॉन्ग बताता है कि जितनी बुक्स जो कि फादर मेरे लिए लेकर आए थे और उन सभी के हर एक लेटर को अच्छी तरीके से याद करने के बाद, और अगर देखा जाए तो मेरी दुनिया के अंदर बस केवल डॉक्टर्स ही थे जो कि इस तरीके की प्रोफेशनल बुक्स पढ़ा करते थे, पर अब लगता है कि जो मेरी बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। जिसके बाद आखिरकार अब मुझे यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है कि मैं प्रैक्टिकल मैजिक्स को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो सॉन्ग से कहता है तो अब चलो हमारी रियल क्लासेस को यहाँ पर शुरू करते हैं। ये देखकर वो सच में काफी ज्यादा खुश हो गया था, पर जैसे ही वो अपने सामने एक चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और उसके सामने एक गॉब्लिन का शरीर पड़ा हुआ था। और एलन
एलन उसको देखकर कहता है, लगता है कि तुम थोड़े से टेंस से हो गए हो। अगर एक ऐसा नेक्रोमेंसर जिसने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करी है वो एक सोर्स मास्टर की लाश से बस एक ज़ॉम्बी बना सकता है, पर दूसरी तरफ एक स्किल्ड नेक्रोमेंसर एक आर्म सोल्जर को भी डेड नाइट बना सकता है। और अभी तुम्हारे सामने एक आर्म अनडेड सोल्जर है, तो चलो देखते हैं कि अगर तुम इसे किस तरीके से मूव कर पाते हो। ये देखने के बाद सॉन्ग यहाँ पर अपने नेक्रोमेंसरी स्किल को इस्तेमाल करने के लिए अपने थ्रेड्स को निकालना चालू करता है और वो कहता है कि ये रैबिट से बहुत ही ज्यादा अलग है, जिसका साइज काफी ज्यादा छोटा था और उसके अंदर हड्डियों की संख्या भी काफी ज्यादा कम थी। पर एक गॉब्लिन को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसका शरीर उससे काफी ज्यादा बड़ा है, जिसको मुझे यहाँ पर माना स्ट्रिंग से बांधना होगा। पर तभी वो ऐसा करते हुए यहाँ पर टूट जाती हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया था क्योंकि यहाँ पर जो गॉब्लिन था वो अपनी जगह से उठकर आने लगा था, पर अचानक ही उसका यहाँ पर कंट्रोल खो जाता है और वो वहीं कहीं जमीन पर गिर जाता है। सॉन्ग भी परेशान होते हुए कहता है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी कॉम्प्लिकेटेड पपेट को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये एक गलती थी कि मैंने यहाँ पर इसकी डिफेंस को बढ़ाने के लिए इसका पोस्टमार्टम रिगिड करवाया? इसके जो जॉइंट्स और मसल्स है वो एक जगह पर पूरी तरह से अकड़ गई हैं, जिस वजह से मैं इसे सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा और इसी वजह से सॉन्ग को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी कि आखिर वो इस सिचुएशन पर यहाँ पर क्या करे। पर अगले ही पल एलन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, ये सच में काफी ज्यादा अच्छा आइडिया था कि तुम यहाँ पर पोस्टमार्टम रिगेडियंस का इस्तेमाल करते हुए इसकी बॉडी की हार्डनेस को यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ा सको। पर जो इसका साइड इफेक्ट है, इसकी वजह से लाश की जो मूवमेंट्स होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। जैसे वो ये सुनता है तो वो भी हैरान सा रह गया था, जिसके बाद एलन यहाँ पर परफॉर्म कर दिखाता है और कहता है कि जरा करीब से देखना, और वो अपनी नेक्रोमेंसरी को यहाँ पर इस्तेमाल करना चालू करता है और गॉब्लिन की जो लाश थी अचानक ही वो काफी तेजी से हिलने लगती है। सॉन्ग ये देखकर सरप्राइज था क्योंकि जो उसका शरीर था वो पूरी तरह से स्ट्रिंग से यहाँ पर बंध गया था और अब उसके अंदर से उसकी रिब्स बाहर आना चालू हो जाती हैं और वो बताता है कि ये रिब केज है। इसकी जरूरत जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए होती है, पर अब यहाँ पर इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसलिए वो उनका इस्तेमाल करते हुए उन्हें हाथ के अंदर यहाँ पर पुश कर रहा था क्योंकि किसी मरी हुई लाश के ऑर्गन्स की रक्षा करने की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो उसके हाथ थे उसके अंदर से उसकी रिब्स निकलना चालू हो जाती है बिल्कुल क्लॉज की तरह, और ये एक काफी डेडली वेपन दिख रहा था। और ये रिप्रेजेंट करने के बाद एलन आगे कहता है, सबसे पहले तुम्हें अपने टारगेट के स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझने की जरूरत है, जिसके बाद तुम्हें उसकी जैसे जरूरत हो तुम उसे यहाँ पर बदल सकते हो। सॉन्ग ये देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक और हैरान सा रह गया था और वो बताता है कि यही है ब्लैक मैजिक की फाउंडेशन। सॉन्ग काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए वो अपने फादर को आवाज देता है और वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे बताइए कि आखिर में एक नेक्रोमेंसरी का जो माइंड सेट है आखिर वो उसको किस तरीके से पैदा करूं। जैसे वो ये सुनता है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, असल में जो इसकी सच्चाई है असल में वो मौत के अंदर ही हमेशा से जुड़ी हुई थी। इसी वजह से हम लोगों को ये चीज काफी अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है कि जो जिंदगी का वजन होता है वही सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता है। और ये सुनते ही सॉन्ग को अपने पास का एक दिन याद आ जाता है जहाँ पर जब वो एक हीरो था बैटलफील्ड के अंदर एक आदमी उसके सामने भीख मांगते हुए कहता है कि हीरो प्लीज मुझ पर दया करो। वो उसके सामने हाथ जोड़कर वहाँ पर बैठा हुआ था, पर सॉन्ग अपनी तलवार को उठाता है जहाँ पर वो आगे कहता है कि प्लीज मुझे मत मारना, पर अगले ही पल वो अपनी तलवार से उसके मुंह को यहाँ पर काट कर उसे खत्म कर देता है। एलन सॉन्ग को बार बार आवाज देकर उसकी यादों से बाहर निकालते हैं और उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो होश में आने के बाद कहता है कि ठीक है, पर वहीं पर उसके फादर उसको देखकर कहते हैं, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा अच्छी है। पर सॉन्ग अपने आप को संभालते हुए अपने फादर से कहता है कि नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और अब जो सॉन्ग की मैजिकल एट्रीब्यूट्स है वो दिन ब दिन काफी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और ये खबर कि एलन उसे यहाँ पर ब्लैक मैजिक सिखा रहा है पूरे एम्पायर के अंदर बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी है और ड्यूक ने यहाँ पर अपने वादे को तोड़ दिया है, जिस वजह से पूरे एम्पायर के अंदर एक शॉक की लहर फैल चुकी है और वो जो कि इस तरीके की चीज के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है वो कई सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटेंस सिक्योरिटी का एक फोकस बन चुका है, जहाँ तक कई सारे एम्पेरियल नोबल्स है उन सभी के लिए भी जो कि उसे बिल्कुल भी निर्दयता के साथ देखना चालू कर चुके हैं। जिसके बाद फिर से हमें सॉन्ग को दिखाते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। वो अपने अंकल के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था और उनके साथ अपना डुअल करता है। हमें कुछ हफ्तों के बाद ड्यूकल ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाते हैं। सॉन्ग अपनी तलवार से हेमल्ट के ऊपर हमला करता है, पर वो बड़े आराम से उसकी तलवार के अटैक को रोक लेता है। वो इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था कि किस तरीके से सॉन्ग यहाँ पर लगातार उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा था। जिसके बाद हेमल्ट अपनी तलवार को घुमाता है और सॉन्ग के ऊपर एक शिफ्ट मूव दे मारता है। ये देखकर वो चौंक गया था और जल्दी से इससे बचने के लिए पीछे की तरफ घूम जाता है। जिसके बाद वो फिर से अपनी तलवार को घुमाता है और हेमल्ट के ऊपर जो हमला करता है, तो इसकी वजह से हेमल्ट का ज्यादा शॉक और हैरान सा रह गया था क्योंकि इसकी वजह से जो उसके हाथ की तलवार थी उसकी यहाँ पर ग्रिप छूट जाती है और वो काफी दूर जाकर गिर जाती है। इसका मतलब ये था कि सॉन्ग यहाँ पर हेमल्ट से जीत गया था। वो इस चीज से खुश होते हुए कहता है कि ये मास्टर तुम तो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। तो सॉन्ग भी उसकी चीज को समझते हुए कहता है कि आपके जैसा कोई नाइट इतने आसानी से अपनी तलवार को नहीं गिरा सकता। तुम जानबूझकर मेरे ऊपर काफी ज्यादा नरमी बरत रहे हो, क्यों मैंने सही कहा ना?
पर वो सॉन्ग से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल सोर्समैनशिप को इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई भी आम इंसान इसकी सिंगल ब्लो की वजह से यहाँ पर मारा जा सकता है। पर दूसरी तरफ सॉन्ग के भी हाथ में इस तरीके से तलवारबाजी की वजह से दर्द होना चालू हो चुका था। और हेमल्ट आगे कहता है कि तलवार के साथ जो तुम्हारा स्किल्स है वो सच में काफी ज्यादा एक्सेलेंट है। ये तो एक शर्म की बात है कि तुम एक मेज हो और उसके हाथ के ऊपर हमें भट्टे दिखने चालू हो जाते हैं, जो कि किसी भी चीज को काफी ज्यादा देर तक या टाइट पकड़ने की वजह से उंगलियों के बीच में आ गए थे। और हेमल्ट आगे कहता है कि इस सब के अलावा एक मेज की रक्षा करने के लिए हमेशा उसके गार्ड्स होते हैं और साथ ही एक डिफ्लेक्टिव मैजिक भी। तो क्या सच में यहाँ पर कोई ऐसी चीज की जरूरत भी है जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हो? और ये कहकर वो अपने पास से पट्टी निकालकर सॉन्ग के हाथ पर लपेटना चालू कर देता है। और वो आगे कहता है कि तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट तक कि बस केवल तलवारबाजी सीखने की वजह से तुम अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लो। पर सॉन्ग कहता है कि बिल्कुल मेरे पास एक वजह है कि ये चीज काफी ज्यादा पैथेटिक होगी कि एक ड्यूक का लड़का यहाँ पर बस केवल गार्ड्स डिफेंसिव मैजिक के पीछे छुपकर खड़ा हुआ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? और साथ ही वो सोचता है कि मुझे इस कॉन्टिनेंट के 7 तलवारों में से एक से यहाँ पर पर्सनल ट्रेन होने का मौका मिला है, तो आखिर मैं इस मौके को यहाँ से जाने कैसे दे सकता हूँ। जैसे हेमल्ट ये सुनता है कुछ देर तक तो वो चुप था, पर अगले ही पल वो ठहाक लगाकर हंसना चालू कर देता है। कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल का जवाब था और मेरी इससे ज्यादा बड़ी कोई इच्छा नहीं है कि जो मेरा लड़का हो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। सॉन्ग ये सुनकर हंसते हुए कहता है अगर सच में ऐसा कोई दिन आता है तो सच में मुझे आपसे काफी ज्यादा प्रेजेंस मिलेंगी। और इस सब के बीच में ही हेलेना वहाँ पर आ जाती है, जो की उन दोनों को खुश देख कर कहती है तुम दोनों तो यहाँ पर काफी ज्यादा उत्सुकता से भरे हुए हो। वो दोनों भी उसको देख थोड़े से कंफ्यूज थे। सॉन्ग उससे पूछता है कि आखिर उसके यहाँ पर आने की वजह क्या थी, यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है। ये देखकर वो कहती है कि मैं यहाँ पर अपने लड़के को हार्ड वर्क करता हुआ देखने के लिए आई थी और इसके अलावा एक न्यूज है जो कि मैं तुमसे शेयर करना चाहती थी। सॉन्ग ये सुनकर कंफ्यूज कहता है क्या एक न्यूज? तो वो कहती है कि हाँ, याद करो पिछले बर्थडे पर तुम आखिर वहाँ पर क्या प्रेजेंट चाहते थे। ये सुनकर वो कंफ्यूज था, क्या प्रेजेंट? अगर मैं उसके बारे में सोचूं तो मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा, पर तभी उसे याद आता है कि मुझे एक छोटी बहन चाहिए। ये सुनने के बाद उसके मॉम डैड दोनों ही टमाटर की तरह लाल हो गए थे और जैसे वो ये याद करता है तो उसकी आंखें यहाँ पर बड़ी बड़ी हो गई थीं। यहाँ पर उसकी माँ खुश होकर आगे कहती है कि अब तुम्हें अपनी छोटी बहन का काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा, ठीक है? और ये देखकर वो भी काफी एक्साइटेड खुश होते हुए कहता है कि बिल्कुल मैं उसका जरूर ख्याल रखूंगा। जिसके बाद समय ऐसे ही बीत जाता है और हमें 10 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। हमें उस रूम में उन चारों को दिखाते हैं जहाँ पर उनके हाथ में एक छोटी सी लड़की थी। सॉन्ग उसको देखकर कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है और साथ ही कितनी ज्यादा छोटी भी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अब क्या मेरी एक छोटी सी बहन है। सच में ये तो काफी ज्यादा एडोरेबल है। और वो उसे इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज सा हो रहा था। हेलेना उससे कहती है कि क्यों ना तुम उसे अपनी गोदी में रखकर देखो। ये सुनकर वो शॉक हो गया था, हैरानी के साथ कहता है क्या 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 मैं? वो हंसते हुए कहती है कि क्यों नहीं, इसको पकड़ना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता। और ये कहकर वो छोटी सी लड़की को सॉन्ग की गोदी में डाल देती है। तो उसके फादर भी उससे कहते हैं कि मुझे भी ये पता चला कि ये काफी ज्यादा आसान है जब मैंने खुद इसको ट्राई करके देखा था। तो वो कहती है कि अगर तुम ये क्या सोच रहे हो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? पर जब सॉन्ग उसको देखता है तो वो बड़े ही आराम से उसकी गोदी में सो गई थी। और ये देखकर उसकी माँ को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो काफी एक्साइटिंगली कहती है देखो तो जब ये तुम्हारे फादर के हाथों में थी तब जोर जोर से रो रही थी, पर तुम्हारे हाथों में आने के बाद तो इसने एक आवाज तक नहीं करी। और जब उसकी छोटी सी बहन उसके पास यहाँ पर खेलना चालू कर देती है तो ये देखकर वो लोग उससे कहते हैं तो बताओ अगर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो वो बताता है कि ये बिल्कुल किसी फेदर की तरह हल्की है, पर फिर भी ये काफी ज्यादा हैवी महसूस हो रही है फादर। एलन ये सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये असल में जिंदगी का वजन होता है और सॉन्ग इसके बारे में कभी भी मत भूलना। जिसके बाद वो आगे कहता है लगता है कि तुम्हारे लेसन का समय हो गया है, जरूर लेडी सिपिया तुम्हारा वेट कर रही होंगी। सिपिया उससे कहती है कि आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल स्पा करने वाले हैं, पर सॉन्ग थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे कहता है कि पर मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें ज्यादा हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी तुम्हारे अंदर ताकत है पूरी लगाकर मेरे ऊपर आ जाओ। वो कहता है कि मैं समझ गया और अपना मैजिकल सर्कल बनाकर उसके ऊपर हमला करना चालू कर देता है। और सिपिया सोचती है तो चलो देखते हैं क्या ये यहाँ पर कितना ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। जब सॉन्ग अपने 2 आइस ब्लिट्स के साथ उसके ऊपर हमला करता है तो सिपिया ये देख कर थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो बड़े ही आराम से उस अटैक को डॉज करते हुए कहती है कि किसी भी ओपनिंग मूव के लिए ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही स्लो है। और जैसे ही वो दूसरे ब्लिट को पकड़ती है वो कहती है कि देखो तो सच में यहाँ पर मेरा स्टूडेंट अपने मास्टर के ऊपर काफी ज्यादा नरमी बरत रहा है। उसकी ये बातें सुनने के बाद सॉन्ग थोड़ा सा परेशान हो गया था। जिसके
बाद सिपिया उससे कहती है कि जल्दी से अपने बैरियर को यहाँ पर बना लो, और वो सीधे ही उस क्रिस्टल को लेकर सॉन्ग के ऊपर फेंक देती है। ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से डर गया था, और जैसे ही वो क्रिस्टल आकर सीधे उससे टकराता है तो वहाँ पर एक धमाका होता है। पर सॉन्ग कहता है कि अगर मैंने उसे यहाँ पर रोका नहीं होता तो सच में मैं यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो सकता था। उसने यहाँ पर अपने कंधे को आइस आर्मर के साथ कवर कर लिया था। ये देखने के बाद सिपिया भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है कि उसने सही समय पर आइस आर्मर बना लिया। जिसके बाद सिपिया कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया, तो सॉन्ग चलो फिर से कोशिश करो। सॉन्ग अपने हाथ को जमीन पर रखते हुए मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन आइस वॉल फॉर्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल करना चालू करता है, जिससे यहाँ पर एक बर्फ की बनी हुई दीवार खड़ी हो जाती है। सिपिया भी ये देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि वो इस लड़ाई के बीच में यहाँ पर बर्फ की एक दीवार क्यों बना रहा है, और उसने यहाँ पर मॉलिक्यूलर बोन्स के फॉर्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जिससे ये इस बर्फ की डेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सके, जिस वजह से अब ये स्टील जितनी मजबूत हो चुकी है। और इसलिए वो कंफ्यूज दीवार पर हाथ रखे हुए कहती है कि आखिर उसने अचानक यहाँ पर एक डिफेंसिव स्पेल को कास्ट क्यों किया, कि उसको यहाँ पर मेरे लास्ट अटैक से रिकवर करने के लिए कुछ समय चाहिए। पर अगले पल वो अपनी आइस वॉल के ऊपर एक एक्सप्लोजन मैजिक को इस्तेमाल करना चालू कर देता है, और जैसे ही वो तैयार होता है वो कहता है कि एक्सप्लोड, और वो बर्फ की बनी हुई दीवार अचानक ही वहाँ पर जोर से चमकना चालू हो जाती है। सिपिया ये देखकर कंफ्यूज थी, और अचानक ही वो दीवार काफी ज्यादा तेजी से वहाँ पर फट जाती है, जिसकी वजह से हमें दिखता है जैसे कि सिपिया के अजीब से छोटे छोटे से टुकड़े हो गए हों। और इस अटैक के खत्म हो जाने के बाद वो कहता है कि ये चीज काम कर गई। वो यहाँ पर जो इंकांटेशन इस्तेमाल कर रहा था उसने यहाँ पर जो दीवार के टूटे हुए टुकड़े थे उन्हें और भी ज्यादा दूर तक फैलाने के लिए बिल्कुल किसी फटाके की तरह इस्तेमाल किया था, और बर्फ के और भी ज्यादा मजबूत हो जाने की वजह से और उसकी कंप्रेस हो जाने की वजह से यहाँ पर वो बिल्कुल किसी ग्रेनेड की तरह फटे होंगे। इसलिए वो सोचता है कि यहाँ पर मास्टर का इसे अवॉइड करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पर जैसे इसके सामने का धुआं हटता है तो ये देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था, क्योंकि उसके मास्टर के शरीर के काफी ज्यादा टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये देखकर वो घबराने लगा था, पर अगले ही पल सिपिया पीछे से आते हुए कहती, क्या तुमने मुझे बुलाया? तो वो भी सामने आते हुए कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर डरा दिया था। वो सोचता है कि शायद ये किसी तरीके का इल्यूजन होगा। सिपिया उससे कहती है कि ये सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव टेक्निक थी, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एक फर्स्ट सर्कल का मेज ऐसा कुछ कर सकता है जो कि सच में इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि वो वाटर मैजिक के एक एल्डर को यहाँ पर नुकसान पहुंचा सके। सॉन्ग थोड़ा सा घबराया हुआ सा कहता है कि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुमने जो मुझे यहाँ पर नुकसान पहुंचाया है उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। सॉन्ग ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, और वो आगे कहती है, मेरा मतलब ये है कि मैं तुम पे पूरी तरह से भरोसा कर सकती हूँ कि तुम पूरी ताकत से मेरे ऊपर हमला कर सको। क्यों मैंने सही कहा ना? और एक मास्टर होने के नाते इस चीज ने मुझे और भी ज्यादा गर्व से भर दिया है, और एक मास्टर होने के नाते किसी भी चीज की बजाय इस चीज ने मुझे और भी ज्यादा गर्व से भर दिया है। ये देखकर वो कहता है, क्या सच में? वो कहती है कि बिल्कुल, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के स्टूडेंट हो, पर आखिर तुम्हारे दिमाग में इस तरीके का कोई स्पेशल फॉर्मूला कैसे आया? वो कहता है कि ये तो बस मेरे मास्टर की वजह से है जो कि उन्होंने मुझे सिखाया है। इसकी वजह से सिपिया काफी ज्यादा खुश थी, पर अगले पल जब वो एलन के ऑफिस में थी तो वो काफी ज्यादा सीरियस उसे वहाँ पर रिपोर्ट देने में लगी हुई थी। ये सुनकर सिपिया काफी ज्यादा खुश थी, पर अगले पल जब वो एलन के ऑफिस में होती है जहाँ पर वो उसे सारी चीजें रिपोर्ट करे, वो काफी ज्यादा सीरियस थी। जहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे गाल पर ये निशान कैसा है? वो बताती है कि मैं थोड़ी सी लापरवाह हो गई थी, ये मुझे यंग मास्टर को सिखाते समय हुआ था। जो उनके फॉर्मूलेज होते हैं वो सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प थे। ये सुनकर एलन परेशान कहता है कि सच में तुम्हारा मेरे ऊपर काफी ज्यादा बड़ा कर्ज है। वो कहती है कि ये तो बकवास है, क्योंकि इस तरह की किसी बच्चे को सिखाना जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड हो अपने आप में ही काफी ज्यादा गर्व की बात है, और मुझे काफी ज्यादा मजा भी आता है। ये सुनकर वो कहता है, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर तुमसे एक और रिक्वेस्ट चाहता हूँ। सिपिया कहती है कि हाँ प्लीज मुझे बताइए। एलन बोलता है कि हमारे टेरिटरी के अंदर माउंटेन रेंज हम लोगों को वहाँ से एक रिपोर्ट मिली है कि वहाँ पर एक और का ग्रुप देखा गया है, पर ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई आम कैवलरी जाकर उसे यहाँ पर हैंडल कर सके। पर मैं ये सोच रहा था कि मैं सॉन्ग को भी इस बैटल के अंदर भेजूं। ये सुनने के बाद सिपिया बहुत ज्यादा शौक और हैरान सी रह गई थी। वो उससे कहते हैं कि पर यंग मास्टर अभी चीज के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। वो बताता है कि उसे वैसे भी वहाँ पर फ्रंट लाइन के अंदर जाकर लड़ना नहीं है, पर इसके अलावा हमारे टेरिटरी की रक्षा करना भी हाउस होल्ड सक्सेस का काम है, और क्योंकि वो ड्यूक का एक हायर है तो उसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को काफी अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, और सॉन्ग इस चीज के अंदर कोई अलग इंसान नहीं है, उसे भी ये चीजें समझने की जरूरत होंगी। सिपिया उसकी इंटेंस एनर्जी को देखने के बाद घबराते हुए कहती है, तो आखिर आप क्या चाहते हैं कि आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ? वो कहता है कि मैं सॉन्ग को अपने एक आर्टिफैक्ट देना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम उसे वहाँ पर गाइड करो जब तक वो उस पावर को सही तरीके से कंट्रोल करना ना सीख जाए। फिर हमें आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताया जाता है, ऐसी चीज है जिनके अंदर काफी ज्यादा पावर होती है और खुद की एक इच्छा भी होती है, और उन्हें बस केवल तभी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर जब उन्हें माना या फिर अपनी लाइफ इटसेल्फ एज अ पेमेंट ऑफर की जाए। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर आर्टिफैक्ट होगा उसको कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा, और कभी कभी तो इसकी वजह से किसी की जान भी चली जाती है। और जब वो आर्टिफैक्ट वॉल्ट की तरफ जा रहे थे तो एलन उसे बताता है कि सक्सेन का ये हाउस काफी लंबे समय से इस तरीके की पावर्स को हैंडल करने को मास्टर कर चुका है, और सॉन्ग क्योंकि तुम एक ड्यूक के हायर हो तो तुम्हें भी आगे चलकर
खासकर आने वाली लड़ाइयों के लिए पूते से तैयार रहना होगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या लड़ाइयाँ, अब आखिरकार मैं लड़ाई के अंदर जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल, तुम भी सब्जुकेशन फोर्स को ज्वाइन करने वाले हो, जो कि ऑक्स को खत्म करने के लिए जाएगी। पर उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे परिवार की जो पावर्स और डार्कनेस है उसे यहाँ पर सही तरीके से कंट्रोल करना सीख जाओ। और दरवाजा खुलते ही वहाँ पर हमें कई सारे आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं। ये देखकर सॉन्ग थोड़ा सरप्राइज था और वो पूरा वॉल्ट कई सारे आर्टिफैक्ट से भरा हुआ था। और वो सॉन्ग को बताता है कि कई सारे डीमन किंग के आर्टिफैक्ट्स है जो कि हम मैनेज करते हैं और ये हमारे पास तब से हैं जब से हमारे एंसेस्टर्स ने डीमन किंग के डोमेन को कॉन्कर किया था। और इन्हें कभी भी किसी ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट के साथ कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना। तो वो कहता है कि बिल्कुल, मैं भी इनके अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस माना को रिलीज होता हुआ महसूस कर सकता हूँ। एलन बताता है कि बिल्कुल इनके अंदर काफी ज्यादा इमेंस पावर भरी हुई है जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और जब तक तुम इनको सही तरीके से कंट्रोल करना ना सीख जाओ, इनमें से किसी भी चीज को बिल्कुल भी टच करने की कोशिश मत करना। पर अगले पल वो देखता है कि उसका लड़का तो उसकी साइड से गायब हो गया था और वो सोचता है कि आखिर अब ये लड़का कहाँ चला गया। और हमें साइड में सॉन्ग दिखता है जिसके पीछे एक क्लोव घूम रहा था और वो वहाँ पर घूमते हुए सोचता है कि मुझे किसी ऐसे आर्टिफैक्ट को ढूंढना होगा जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो। और जब सॉन्ग वहाँ पर घूम रहा था तो एक शील्ड उससे कहती है, क्या तुम्हें वो लोग मिल चुके हैं जिनसे तुम बदला लेना चाहते हो? क्या मैंने सही कहा? मैं तुम्हारे अंदर की उस नफरत को महसूस कर पा रहा हूँ। तो चलो जल्दी से मुझे चुनो, जिसके बाद हम दोनों मिलकर उन्हें खत्म करेंगे। नहीं मुझे चुनो, नहीं मुझे चुनो, तुम डरपोक कहीं के, जल्दी से मुझे अपने पास रख लो, जिसके बाद हम लोग एक अलग तरीके की ऊंचाई को छुएंगे। और सॉन्ग सोचता है कि ये डार्क आर्टिफैक्ट यहाँ पर मेरे साथ बहस कर रहे हैं, वो भी बस मेरे अंदर से निकलने वाली हल्की सी रिजेंटमेंट की वजह से। पर ये चीज इसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है, मुझे कुछ और ऐसा चाहिए जो कि इससे भी काफी ज्यादा ताकतवर हो। पर तभी अचानक ही उसके साइड में वही क्लोव आ जाता है, जिसको देखकर वो कहता है, क्या ये क्लोव यहाँ पर क्या कर रहा है? और वो उसको देखकर कहता है कि जरा एक सेकंड के लिए रुक जाओ, क्या ये एक शेडो क्लोव है? और उसे याद आता है कि उसके हीरो के एरा के समय पर एक ड्यूक बेट्रेया हुआ करता था जो कि डीमन किंग की आर्मी में था। उसके पास एक टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट था और उसकी एबिलिटी थी कि वो उसके अंदर शेडो का एक फॉर्म ले सकता है, जिसकी वजह से उसका सामना करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। और इसलिए वो शेडो क्लोव को इस्तेमाल करते हुए कहता है, तो चलो इसको एक बार ट्राई कर देखते हैं। पर जैसे ही वो उसे पहनता है तो वो दोनों ही उसको देखकर घबराने लगे थे, क्योंकि अचानक ही जो डार्क एनर्जी होती है वो उसे यहाँ पर कवर करना चालू कर देती है। वो कहती है कि मैं भूखी हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो चलो इस चीज को शुरू करते हैं। और ये बिल्कुल भी कोई आम सी शेडो नहीं है जिसने इससे पहले इसको यहाँ पर पहना हुआ था। वो इसके अंदर अपने शेडो स्टॉर्म्स को बाहर निकाल सकता है और डार्कनेस को बिल्कुल उस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि वो कोई जिंदा चीज हो। और इसे पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर होस्ट का एक शेडो क्रिएचर होगा जिसे मुझे पूरी तरह से सबमिट करवाना होगा। और उसके सामने अजीब तरीके की शेडो उसके अंदर से निकलना चालू होती हैं, जिनको देखकर वो कहता है कि लगता नहीं है कि ये इतनी ज्यादा आसानी से यहाँ पर हार मानेंगी। और बाहर की तरफ हमें वो शेडो डोमेन दिखाई जाती है जिसके अंदर अभी सॉन्ग यहाँ पर फंसा हुआ था। इसकी वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। सिपिया कहती है कि आखिर कितना लंबा समय लगेगा जब तक ये चीज यहाँ पर खत्म होगी, मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है। एलन कहता है कि अगर ये चीज लंबे समय तक चलती रही तो वो अपनी सैनिटी को यहाँ पर खो सकता है, जिसकी वजह से जो शेडो क्रिएचर है वो उसे पूरी तरह से डिवॉर कर लेगा। ये सुनने के बाद सिपिया घबरा जाती है और कहती है कि अब आखिर हमें आगे क्या करना चाहिए। तो वो आगे कहता है कि हम लोगों को यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसे यहाँ पर बाहर निकालना होगा। पर अगले ही पल वहाँ पर काफी ज्यादा तेज धमाका होता है और जो शेडो का बना हुआ डोमेन था वो वहाँ से गायब हो गया था। और वो दोनों ही सॉन्ग को अपने सामने देखकर थोड़े से हैरान से रह जाते हैं, क्योंकि अब सॉन्ग ने इस शेडो क्लोव को पूरी तरह से सबड्यू करवा दिया था और पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। सिपिया उससे पूछती है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। वो कहती है कि तुमने तो मुझे इसकी वजह से चिंता में डाल दिया था। तो वो कहता है कि बस ये तो छोटी सी चीज थी। पर इन सभी के बीच में उसके फादर काफी हैरान थे कि उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं आई है और आखिर एक बच्चा इस चीज को इंडोर कैसे कर सकता है, वो भी एक सच में इतने ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट को। और सॉन्ग अपने फादर से कहता है कि मेरा आपसे एक सवाल है। तो वो कहता है कि हाँ क्या हुआ? तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड चमकते हुई नजरों के साथ उनसे कहता है, क्या मैं यहाँ पर और भी चीजों को ट्राई कर देख सकता हूँ? ये देखकर वो दोनों ही कंफ्यूज और शौक से रह गए थे, पर फिर वो उससे कहते कि चलो ठीक है। और ये देखकर वो खुश होकर फिर से पूरे में घूमना चालू कर देता है।